बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है अभी सेकंड फेज़ का। और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है आपका स्टॉप वॉच। कि टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल वो होती है जिसमें नीडल्स यूज़ होती हैं, जबकि डिजिटल वो होती है जिसमें डिजिट्स डिस्प्ले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा आपका वो यही होगा, व्हाट इज़ एक्स व्हाट इज़ स्टॉप वॉच एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो उसके अंदर आपने ये सारा भी लिखना है और फिर उसके बाद जो आगे ये हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच ये भी लिखना है। या इस तरह से कर लें, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आप ये बना लें, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, तो उसमें ये आंसर लिख दें। और क्वेश्चन नंबर 31 आप बना लें, हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे और ये टाइम मेरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टॉप वॉच क्या होती है? अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। टाइम इंटरवल किसको कहते हैं? दौरानिया। किसी भी वक्त का जो दौरानिया होता है, कि आपके पास कोई भी इवेंट हुआ है, लेट सपोज जो है वो एथलीट्स दौड़ते हैं, तो उनका दौड़ने का जो दौड़ने का जो इवेंट है उसका एक दौरानिया होगा वक्त का। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? स्टॉप वॉच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है, ये इससे कम रीडिंग नहीं दे सकता मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज, कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपको 0.01 सेकेंड तक की डिटेल्स जो है वो बता सकती है। मतलब उसमें आप ज़्यादा क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा रनर एथलीट जो है वो उनमें से कौन सा जो है वो जल्दी उसने अपने टारगेट को अचीव किया है, किसने देर से अचीव किया। मतलब वो आपको ज़्यादा डिटेल्ड वैल्यू जो है वो बता सकता है जो डिजिटल स्टॉप वॉच है। तो दोनों का लीस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए कम से कम जो है वो। ये जो मेन चीज़ है इसको अपने बोल्ड करके मेंशन करना है कि जो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये वाली, ये 0.1 सेकेंड तक मेजरमेंट कर सकती है मिनिमम। जो और जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है, वो आपको ज़्यादा डिटेल्ड वैल्यू बता सकती है। मतलब वो 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड को भी डिटेक्ट कर सकती है। अब मेन चीज़ है ये कि ये यूज़ कैसे करनी है हमने, मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसे यूज़ होती है और डिजिटल कैसे यूज़ होती है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच, उसके अंदर आपके दो पार्ट्स हैं। ये पहला पैराग्राफ मैकेनिकल का है, जबकि दूसरा पैराग्राफ जो ये वाला है ये आपका डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में, कि डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे यूज़ होती है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर एक नॉब होती है, इसको आप प्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग वाइब्रेट होने लग जाता है। वो स्प्रिंग की वाइब्रेट होने से स्टॉप वॉच को पावर मिलती है और स्टॉप वॉच जो है वो फिर चलती है। तो यहाँ पर वो पहले लाइन में ये बता रहा है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग, मतलब उसको वाइब्रेट कराता है, हिलाता है। नॉब जब प्रेस होती है तो जो स्प्रिंग होता है वो हिलने लग जाता है, लहराने लग जाता है। दैट पावर द वॉच, और फिर उसकी मूवमेंट से, उसकी वाइब्रेशन से जो है वो फिर वॉच को पावर मिलती है और वो फिर चलती है। इट कैन आल्सो बी यूज एज, अब ये काम किससे होता है? उस नॉब से। मतलब आप नॉब प्रेस करते हैं तो उसको वॉच को पावर मिलती है और वो फिर चलती है। यही नॉब जो है यही इस्तेमाल होती है स्टार्ट करने के लिए भी, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए भी, और यही स्टॉप वॉच यूज़ होती है, यही नॉब यूज़ होती है इसके ऊपर वाली स्टॉप वॉच को स्टॉप करने के लिए भी। मैकेनिकल स्टॉप इट कैन आल्सो बी यूज एज स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। और तीसरा काम कि आपने उसको रीसेट करना होता है। मतलब एक इवेंट हो गया, आपने उसकी रीडिंग नोट कर लिया, अब नया इवेंट स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए आपने दोबारा से नीडल्स को ज़ीरो पोजीशन के ऊपर लेकर आना है।
तो उसको कहते हैं रीसेट करना। तो रीसेट के लिए भी वही नॉब यूज़ होती है, स्टार्ट के लिए भी वही होती है, स्टॉप के लिए भी वही होती है। तीनों पर्पजेज़ के लिए एक ही नॉब जो है वो यूज़ होती है। तो अब वो कैसे काम करती है, जैसे ही कोई इवेंट स्टार्ट होगा तो आपने नॉब को प्रेस करना है। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वन, तो वॉच जब वो स्टार्ट हो जाएगी जब आप नॉब को प्रेस करेंगे। अब जैसे ही इवेंट ख़त्म होगा तो आपने जो है वो अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने उसी नॉब को दोबारा प्रेस कर देना है। व्हेन प्रेस सेकंड टाइम इट स्टॉप द वॉच, जब ये नॉब जो है वो सेकंड टाइम प्रेस होगी तो वॉच स्टॉप हो जाएगी। अब आपका इवेंट हो गया। अब आपको नीडल सामने नज़र आ गई, किस जगह पर नीडल रुकी है, आपने टाइम और इंटरवल उसका उस इवेंट को नोट कर लिया। अब नया इवेंट स्टार्ट होने लगा है, अब अपने उसको नीडल को ज़ीरो पर लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड टाइम दोबारा से उस नॉब को एक और दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो उसको नीडल्स को ज़ीरो पोजीशन पर ले आएगी, मतलब स्टॉप वॉच को रीसेट कर देगी। वो नॉब जो है अगर थर्ड टाइम प्रेस होगी तो स्टॉप वॉच को ज़ीरो पोजीशन पर मतलब रीसेट पोजीशन पर ले आएगी। तो इस तरीके से ये सिंपल सी वर्किंग है इसकी। अब डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो अलग अलग बटन्स होते हैं, एक आपको राइट पर एक लेफ्ट पर नज़र आ रहा है। तो एक बटन जो है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है, दूसरा बटन जो है वो रीसेट के लिए होता है। तो इसमें ये फ़र्क है, उसमें एक ही नॉब थी जो स्टार्ट के लिए भी, स्टॉप के लिए, रीसेट के लिए थी। इसमें स्टार्ट और स्टॉप के लिए एक बटन है जबकि रीसेट के लिए अलग बटन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड। कि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और वो टाइम इंटरवल जो है वो आपको, जो टाइम लैप्स का मतलब वो वक्त जो गुजर रहा होता है या गुजर चुका है, वो इंडिकेट करने लग जाएगी। मतलब बटन जैसे ही प्रेस होगा स्टार्ट हुआ आपके सामने डिजिट्स चलने लग जाएंगे। एज सुन एज द स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन, और जब द सेकेंड टाइम आप उसको प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप वॉच रुक जाएगी और वो टाइम इंटरवल आपके सामने आ जाएगा जो उस इवेंट का होगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम इंटरवल जो है वो इस इवेंट के लिए रिक्वायर हुआ है। तो अब आपने उसको रीसेट करना है, तो रीसेट के लिए अलग आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। रीसेट बटन रीस्टोर्स द इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। तो जो रीसेट बटन है वो फिर आप अलग से उसको प्रेस करेंगे ताकि जो है वो सारे डिजिट्स दोबारा से ज़ीरो ज़ीरो हो जाएं। तो ये था आपका टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो आपके पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला मेजरिंग सिलेंडर। लेकिन इसको अभी हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, अभी हम किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है, इसलिए हम जो है वो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, वो है लेबॉरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। कि स्टूडेंट्स को जो है ऑनवर्ड्स जब हायर क्लासेस में हो जाते हैं तो उनको बार बार लैब्स जो है वो जाना पड़ता है, लैब्स की इक्विपमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो उनको इसलिए लेबॉरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में नो होनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि वहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। अ स्कूल लेबॉरेटरी मस्ट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज, क्या क्या पड़े होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल बास्केट। के किसी और जगह पर शायद जो है वो गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो जाए और जो है वो काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन लैब जो है वो इस तरह की जगह नहीं होती। तो दूसरी चीज़ फायर एक्सटिंग्विशर, के अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आग लग जाती है तो वहाँ पर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स जो हैं वो पड़े होते हैं जिनको यूज़ करने का पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है फायर अलार्म, कि अगर लेट सपोज खुदा न खास्ता जब वो आग लगने का खदशा हो या आग लग जाए तो पता होना चाहिए कि फायर अलार्म किस जगह पर है, ऑटोमेटिक है या जो है वो मैनुअल है, खुद से चलने वाला है या ऑटोमेटिक चलेगा, खुद से चलेगा या जो है वो आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है सैंड एंड वाटर बकेट्स। ये भी इसी पर्पज़ के लिए होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो सैंड और वाटर बकेट्स जो हैं वो आग बुझाने के काम आती हैं। इसी के से जो है अगर किसी कोई बंदा है और उसको वो
आग की जद में आ गया तो फायर ब्लैंकेट जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर डाला जाए, तो आग जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो क्या मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी कि लाजमत है आग को कंटिन्यू होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन होगी तो आग जो है वो किसी चीज़ को लग सकती है। तो जब आप ब्लैंकेट डाल देते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को आप रिड्यूस कर रहे होते हैं, उस बंदे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दे रहे होते। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसलिए जो वो उसके आग लगने का जो चांस था वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसी तरीके से सब्सटेंस एंड इक्विपमेंट दैट नीड एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी बियर प्रॉपर वार्निंग साइन। इस तरीके से जो चीज़ें ख़तरनाक होती हैं उनके ऊपर वार्निंग साइंस होते हैं। ये साइंस आपको सही तरीके से पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका यही है कि एक्सप्लेन लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स, और उसमें आपने ये सारा आंसर जो है वो एज इज जो है वो उसको मेंशन करना है। तो ये साइन भी आपने एज इज मेंशन करने हैं। रेडियो एक्टिव मतलब किसी जगह पर अगर रेडिएशन रिलीज़ हो रही हो, जिस तरह से आपने नोट डाउन किया होगा कि जो अस्पताल में जहाँ पे एक्सरे करवाने जाते हैं वहाँ पे एक्सरेज की रेडिएशन होती हैं, तो वहाँ पर उसकी रूम के बाहर जो है वो ये साइन बना होता है। इसी तरीके से अगर किसी जगह कोई कंटेनर है और उसके अंदर कोई एसिड वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर पॉइजन का साइन बना होगा, तो आपको पता जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई इस तरह की ख़तरनाक चीज़ है, कोई लिक्विड है जिसको जो इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर जनरल डेंजर जो है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पर जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, या इस तरह से कोई और हो सकता है। तो जनरल डेंजर जहाँ पे भी हो तो आपको वहाँ पे भी अटेंटिव होना पड़ता है। फ्लेमेबल मतलब ये चीज़ इसको आग लग सकता है। फिर एक्सप्लोसिव के यहाँ पर जो वो धमाका हो सकता है। और इलेक्ट्रिक हैजर्ड के अंदर किया है कि आपको वहाँ पर बिजली का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है कि शॉक वगैरह लग सकता है। तो इस तरीके से आपके पास ये थे लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स। फिर इसके साथ ही जो है वो आपके पास इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। तो अब इसमें आपने ये सारे रूल्स जो हैं वो एज इज प्रिपेयर भी करने हैं, लिखने भी हैं। तो मैं इनको आपको साथ समझाता रहूँगा तो आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। इसमें क्या कहते हैं, द स्टूडेंट शुड नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अब उसने क्या करना है। लेबॉर्ट्री के जो भी सुपरवाइज़र होते हैं उनसे उसकी डिस्कशन होनी चाहिए कि इंसिडेंट्स के केस के अंदर उसको क्या करना होगा। तो दूसरी बात यह है, द चार्ट्स और पोस्टर्स आर टू बी डिस्प्लेड इन लेबॉर्ट्री टू हैंडल सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एनी मिसहैप और एक्सीडेंट। दूसरी बात यह कि उस स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, और अगर कोई नया बंदा आता है जिसको नहीं पता तो उसके लिए वहाँ पर चार्ट्स या पोस्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए लेबॉर्ट्री में, ताकि उस बंदे को पता हो कि मिसहैप या एक्सीडेंट केस में उसने क्या कुछ करना है। थर्ड ये है कि फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर इन लेबॉर्ट्री, वो ये कि आप जो ऑनवर्ड रूल आएंगे इनको आपने फॉलो करना है। तो अब ये रूल कौन से हैं? पहला तो रूल है, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर। जब तक आपको टीचर परमिट ना करें, खुद से आप ये ना सोचें कि भाई इसमें तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो आपके लिए लाजमी है कि आप पहले टीचर से परमिशन लें, तो और उसके बाद जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी चीज़ खाने पीने की वहाँ पर ना लेके जाएं लेबॉर्ट्री में, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ हो रही होती हैं। कोई लिक्विड है तो वो भी हार्मफुल लिक्विड जो है उसकी वेपरेशन हो रही होगी, तो वो भी आपके लिए जिन सब चीज़ें आपके अपने लिए ज़रूर हैं। तो ना ये कि इससे किसी और को नुकसान होना है, वो ये कि समटाइम यही सोचा जाता है शायद जो है ना ये गार्बेज वगैरह के वजह से जो है कि गार्बेज वगैरह ना इकट्ठा हो उस वजह से मना किया जाता है, बल्कि एक्चुअल रीज़न ये नहीं होती कि जो है ना आप सोचें ये कि नहीं नहीं मैं तो कूड़ा नहीं इकट्ठा होने दूंगा, मैं वहाँ पर जाकर जो है वो बकेट में डाल दूंगा, मैं वेस्ट डिस्पोजल बकेट के अंदर डाल दूंगा, या जो है मैं अपने बैग में रख लूँगा
और मैं जी गार्बेज नहीं बनने दूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खा पी सकता हूँ। एक्चुअल रीज़न वो नहीं है, बल्कि आपके अपने लिए नुकसानदेह ये चीज़। तो थर्ड ये रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द पॉसिबल हैजर्ड बिफोर हैंडलिंग इक्विपमेंट और एंड मटेरियल्स। कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी की सारी याद होनी चाहिए, कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है। और इसके अलावा जो है वो कोई भी अगर ख़तरे वाली हालत नज़र आती है तो आपने उस ख़तरे से बचने के लिए क्या कुछ करना है। और मेन चीज़ ये है कि आपके पास वो इक्विपमेंट जिनसे ख़तरा बनने का चांस है, उन इक्विपमेंट्स को आपने प्रॉपरली हैंडल कैसे करना है। सबसे मेन चीज़ कि वो इक्विपमेंट्स जिनकी हैंडलिंग मिस हैंडलिंग से ख़तरे का चांस बनता है, हैज़र्ड का मतलब होता है ख़तरे, तो उन इक्विपमेंट्स की मिस हैंडलिंग से बचने के लिए, उनको प्रॉपर हैंडलिंग के लिए आपको क्या कुछ करना है, ये रूल्स आपको, ये इंस्ट्रक्शन आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से एसिड वगैरह का किसी कंटेनर पड़ा हो तो ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, बाकी इस तरह से अपने आप को कवर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर रूल्स लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, वो याद होनी चाहिए। तो हैंडल इक्विपमेंट एंड मटेरियल विद केयर, तो इस तरीके से कोई भी आपको इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं तो उसको केयर के साथ जो है वो हैंडल करें, ताकि जो है वो ना आपको उसके से नुकसान हो और ना उसके टूटने गिरने की वजह से किसी और को नुकसान हो रहा हो। फिर एक और है डू नॉट हेजिटेट कि टू कंसल्ट योर टीचर इन केस ऑफ एनी डाउट, कि अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये छोटी सी बात है, ये क्या मैं टीचर से पूछूंगा, वो कहेंगे तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो अगर लैब की बात है तो आपको वैसे भी इस तरह से होना नहीं चाहिए कि स्टूडेंट को ये फील हो रहा हो कि पता नहीं पूछूंगा तो टीचर कुछ कहेंगे, इस तरह की ना फीलिंग स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन लैब के केस के अंदर तो आपको जो है ना किसी भी स्टूडेंट को ये वहम गुमान में भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह से पूछे और टीचर कुछ कहें। इवन अगर वो कोई कहते भी हों तब भी उसको अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए जो है वो बात सह लेनी चाहिए कि अगर टीचर ने उसको कुछ कह देना है, लेकिन वो उसको जो है वो अपनी सेफ्टी को रिस्क पे नहीं रखना चाहिए और वो बात टीचर से पूछ लेनी चाहिए कि भी जो है मैं फ़लाँ चीज़ कैसे हैंडल करूँगा और फ़लाँ एक्सपेरिमेंट में मुझे जो है वो किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने, एहतियाती तदाबीर करनी है, ताकि जो है वो कोई मुझे ख़तरा ना हो। ये सब बातें उसको टीचर से पूछनी है, तो इसमें कोई शर्म का बात नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यह है कि डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबॉर्ट्री। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस इंस्टॉल हुई हुई है तो उसको वो अगर लेट सपोज नहीं चल रही तो आप जो है वो जो सुपरवाइज़र हैं, जो लैब के इंचार्ज हैं, उनसे आपको डिस्कस करना होगा, ना ये कि आप खुद खोल के उनको बैठ जाएं। तो टेम्पर का मतलब उनको खुद से उनको छेड़े नहीं, उनको ना डिस्टर्ब करें, बल्कि जो उसके चीज़ के सुपरवाइज़र हैं उन्हीं से जाकर उस चीज़ को डिस्कस करें या उनको कहें कि वो खुद ठीक करके दें। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट और इंजरीज इमीडिएटली टू योर टीचर, और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ये खुद से जो है ना उसको फिर ये ना हो कि सनी प्लास लेके बैठ जाएं, बस ठीक है जी हो गया, सनी प्लास लगा दिए, ठीक हो गया। तो इस तरह की जो इंजरीज़ होती हैं कुछ पता नहीं होता आपको वक्ती तौर पर कि जो है ना शायद आपको लग रहा हो कि बस ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बड़ी कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए आप इमीडिएटली अपने टीचर को रिपोर्ट करें, बताएं उस बारे में, ताकि वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो ये आपने सारे रूल्स जो हैं ये आपने लिखने हैं। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर भी अब वाइंड अप हो चुका हुआ है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग सिलेंडर को। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।